अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो अपनी दिनचर्या को भी बेहतर बनाना है। न्यूरो से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, आखिर इनका कारण क्या है और क्या ट्रीटमेंट है? न्यूरो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हर तरह का सिर में दर्द, जैसे माइग्रेन, मिर्गी आना, फिट्स पड़ना, पैरालिसिस का अटैक या जिसको हम लकवा बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, नींद की बीमारियां, चक्कर आना, मांसपेशियों की बीमारियां, नसों की बीमारियां, भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़, तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कोविड के बाद पेशेंट्स को बहुत एंजाइटी के पेशेंट्स बढ़ गए, तो जिनको भी नींद की प्रॉब्लम हुई है किसी भी वजह से, साइकोलॉजिकल हुई या घर में किसी कारण की वजह से हुई, उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, कुछ सलाह देना चाहूँगा। सबको अपनी नींद का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग और जागने का टाइमिंग सेम रखना है। आज की व्यस्ततम दिनचर्या के चलते लोगों में न्यूरो से संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लकवा, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां सामान्य नहीं हैं, जिनमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आइए जानते हैं फरीदाबाद के एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता से न्यूरो से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के बारे में। आज के आपाधापी के जीवन में न्यूरो की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यानी कि कहीं न कहीं लोग लकवा का शिकार हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो रहे हैं, मांसपेशियों के सिकुड़ने का शिकार हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और इसका निदान क्या है? न्यूरो की बीमारियों से हम कैसे बचें, उनका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं फरीदाबाद के एकॉर्ड हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब, जो कि न्यूरोलॉजी में डीएम है। हम बात करेंगे कि न्यूरो की बीमारियों का निदान क्या है, क्या उनका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां न्यूरो की बढ़ रही हैं, लोग विकलांग होते जा रहे हैं, लकवा के शिकार हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूरोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हर तरह का सिर में दर्द, जैसे माइग्रेन, मिर्गी आना, फिट्स पड़ना, पैरालिसिस का अटैक या जिसको हम लकवा बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, नींद की बीमारियां, चक्कर आना, मांसपेशियों की बीमारियां, नसों की बीमारियां, भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़, तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हमने पिछले 2-3 साल में देखा, जब से कोविड आया तो कोविड के बाद पेशेंट्स को बहुत एंजाइटी के पेशेंट्स बढ़ गए, नींद नहीं आने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों ने बहुत अपनों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अपनों को खोने का डर रहा। तो इस चीज़ में हमने देखा कि जो 30 से 40% तक लोग एंजाइटी के पेशेंट बढ़ गए, नींद नहीं आती लोगों को। सबसे बड़ी सवाल यह है कि बहुत अच्छा आपने जवाब भी दिया है कि एंजाइटी हम बात करते हैं और एंजाइटी को बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूं कि लोग एंजाइटी की वजह से कई बार उनको बोलते हैं कि साइको की इनको प्रॉब्लम है। तो ये क्या है और कैसे बढ़ती है एंजाइटी लोगों में? जी, जैसे एंजाइटी में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो आती है नींद की। उनको नींद नहीं आती। तो जिनको भी नींद की प्रॉब्लम हुई है किसी भी वजह से, साइकोलॉजिकल हुई या घर में किसी कारण की वजह से हुई, उनको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, कुछ सलाह देना चाहूँगा। जैसे जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, जिनको नींद की प्रॉब्लम नहीं भी है, सबको अपनी नींद का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग और जागने का टाइमिंग सेम रखना है, इंक्लूडिंग वीकेंड। पूरे 7 दिन अगर आपका सोने का टाइम और जागने का टाइम सेम रहेगा तो आपकी स्लीप वेक साइकिल अच्छी बनती है और आपको उसी टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम उनको होती है जिनका सोने का टाइम कभी वो 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी डे शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सोने का टाइम और जागने का टाइम सेम टाइम पे रखना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको दिन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट की जरूर करनी है, ताकि आपका शरीर थोड़ा थके। हम सोने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले एक्सरसाइज नहीं बोलते किसी को करने के लिए, उससे कई बार ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है उनको कोशिश ये करनी है कि उनको दिन में नहीं सोना है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है तो आधे घंटे से ज़्यादा का नैप दिन में नहीं लेना है। इसके साथ साथ आपको रात को सोने से पहले कुछ भी हैवी चीज़ नहीं खानी है। कोई भी चीज़ हैवी खाने से सोने से पहले गैस्ट्राइटिस शुरू हो जाती है, रीगर्जिटेशन शुरू होती है, उससे बार बार नींद टूटती है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो है फ़ोन, आपका आज मोबाइल। आपको सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है। आपके सोने की इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपको रात को आप बुक्स पढ़ो, लाइट म्यूज़िक सुनो, ये सब करना है, लेकिन आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना। मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि रात को सोने से पहले वो आपका मी टाइम होता है। आपको अपना मोबाइल किचन में चार्जिंग पे लगा देना है।
ना मोबाइल साथ में रहेगा ना उसके अलर्ट रहेंगे। नहीं तो आजकल अलर्ट्स इतने चलते हैं कि आदमी बार बार ना चाहते हुए भी मोबाइल की तरफ देखता है। ये जो सिम्टम्स आपने बताया ये तो फिजिकल इरेगुलरिटीज के हैं, हमारी अनियमित दिनचर्या कि उसकी वजह से एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग नकारात्मक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी उनकी एंजाइटी बढ़ती है। जी, आजकल देखो सब सोच विचार है, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। आज हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचने की वजह से हमें घबराहट शुरू हो जाती है और हमें नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आज कोविड में क्या हुआ, लोगों ने अपने परिवार में सबको कोविड हुआ, किसी को छू के निकल गया, कोई पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच गया, कुछ सीरियस भी हो गए। तो लोगों ने सबने अपने घर में कुछ बीमारियां देखी जो उनके दिमाग में बैठ गई। अब कुछ भी होता है, मान लो कोविड चला गया, सब कुछ हो गया, हर आदमी उसी चीज़ से रिलेट करता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं दोबारा मेरे को ऐसी दिक्कत ना हो जाए, कहीं मैं हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊं। तो वो डर के मारे वो एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे आपने लकवे की बात करी, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि लकवे के पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज इंडिया में करीबन 15 लाख लोगों को एक साल में लकवा होता है। हर 40 सेकंड में किसी को लकवा हो रहा है, हर 4 मिनट में किसी के लकवे से डेथ हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं सर। रिस्क फैक्टर्स में हमारे 10 मेन कारण होते हैं जो लकवे के, जो ऐसे कारण हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, और 4 ऐसे कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं हमारी एज। 65 साल की उम्र के बाद लकवे का रिस्क हर 5 साल में डबल हो जाता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है, मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स लकवा थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है लकवे की तो उनमें लकवे के चांस ज़्यादा होते हैं, और किसी को अगर पहले लकवा हो रखा है तो उसको आगे सेकंड चांस लकवा होने का ज़्यादा रहता है। ये 4 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं। है कि यंग एज में भी लोग लकवे के शिकार हो रहे हैं। जी, लकवे की अगर हम बात करें इंडिया में, तो करीबन 10 से 15% लोगों को लकवा 40 साल की उम्र से कम पे हो जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर बताना चाहूँगा जो हमारे हाथ में, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़, शुगर। आज इंडिया की बात करें तो 13 से 15% लोगों को आज इंडिया में डायबिटीज़ हो चुकी है। दूसरा, ब्लड प्रेशर। लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास जब लकवे का मरीज अस्पताल में आता है और हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो बहुत बड़ा हुआ मिलता है, तो हम फैमिली से पूछते हैं इसको कब से है ब्लड प्रेशर। उन्हें बोला नहीं, आज ही हुआ होगा, क्योंकि आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कभी चेक नहीं कराया, तो सीधा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से क्लॉट जम गया और लकवा हो गया या हार्ट अटैक आ गया। तो ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुई। तीसरा, स्मोकिंग। चौथा, अल्कोहल। 5वां, कोलेस्ट्रॉल। 6ठा, स्ट्रेस। 7वां, मोटापा। 8वां, फिजिकल इनएक्टिविटी। जो लोग एक्टिव नहीं रहते, जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको लकवा, हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं। जो इनएक्टिव रहते हैं, जैसे आज डेस्क जॉब है, किसी की डेस्क पे बैठा है सुबह से रात तक, या मोबाइल पे लगा हुए हैं या फिर लैपटॉप पे लगे हुए हैं, उनमें लकवे का रिस्क फिर बढ़ जाता है। 9वां है हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां। हार्ट की बीमारियां जिनको होती हैं उनको लकवे के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट से कई बार क्लॉट ब्रेन में चला जाता है। और एक होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, एक हार्ट की बीमारी है जिसमें हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें भी लकवे के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये 10 ऐसे कारण हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में है। आज हम स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, हाँ, हम शराब पीना बंद कर सकते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मोटापा हमारे कंट्रोल में है, स्ट्रेस लेना हमारे कंट्रोल में है, हार्ट का ध्यान रखना हमारे ध्यान में है। तो अगर हम 10 रिस्क फैक्टर्स को अपना ध्यान में रखें तो हम अपने लकवे का रिस्क 90% से ज़्यादा बचा सकते हैं। आज हम पॉपुलेशन की बात करें तो हर 6ठे आदमी को उसकी लाइफ टाइम में लकवे होने का रिस्क है। तो लकवा एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। जैसे मैंने बताया, इंडिया में 10 से 15% लोगों को लकवा 40 साल की उम्र से कम में हो जाता है। तो हाँ, ये डेंगू, मलेरिया, कोविड की तरह नहीं है जो आया और गया, एक ये साइलेंट एपिडेमिक है। इसका अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को मसल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसका रीज़न और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जी, हम लकवे की अगर बात करें, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आज देखो, आज बच्चे को पता है हार्ट अटैक क्या होता है, कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबको पता है कि लेफ्ट साइड में छाती का दर्द होना, घबराहट होना, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और हार्ट अटैक, किसी को भी घर में अगर हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं तो वो पहली चीज़ हॉस्पिटल भागता है। लेकिन लकवा, जिसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं, जो दोनों चीज़ें सेम है, हार्ट में नस ब्लॉक होने को हार्ट अटैक बोलते हैं, ब्रेन में नस ब्लॉक होने को ब्रेन अटैक या लकवा या पैरालिसिस या सीवीए, स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन
आज ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारी आज हार्ट अटैक की इतना लोगों को ज्ञान है, लेकिन ब्रेन अटैक या लकवे के बारे में अभी लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। आपने देखा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस समय हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के एकॉर्ड हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के चेयरमैन, यानी कि एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब से, ये बड़ा सवाल लोगों के लिए, लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ कि लकवा की बीमारी बेहद गंभीर बीमारी होती है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ब्रेन में कहीं न कहीं कुछ डैमेज या ब्लॉकेज का होना। लोग हार्ट को तो समझ लेते हैं कि जब कहीं हार्ट की वेंस में कहीं ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन दिमाग के ब्लॉकेज को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम पैरालिसिस बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ब्रेन को कैसे हम मजबूत करें और लकवे की बीमारी से कैसे बचें डॉक्टर साहब? जी, तो लकवे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी घर में परिवार में लकवा आता है तो उसमें आज बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे पास 2 तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है लकवे के टाइम पे। एक कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं इसके, जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, आईवी थ्रोम्बोलिसिस। ये इंजेक्शन जैसे एक नॉर्मल इंजेक्शन होता है, हम नस में देते हैं, आईवी इंजेक्शन जाता है, वो ब्रेन में जाके उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और लकवा ठीक होने के काफ़ी चांस होते हैं। ये इंजेक्शन शुरू के लकवा होने के 4.5 घंटे तक ही दिया जा सकता है, और इसमें शुरू के 3 घंटे गोल्डन आवर्स बोलते हैं, इसको विंडो पीरियड बोलते हैं। अगर आप शुरू के 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और आपका सीटी स्कैन वगैरह होके हमें कंफर्म हो जाता है कि ये एक ब्लॉकेज है और ये इंजेक्शन अगर लग जाता है, तो हाई चांस होते हैं कि वो ब्लॉकेज खुल जाती है और लकवा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। कुछ का पूरा ठीक हो जाता है, कुछ हद तक ठीक हो जाता है, जो बाद में फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। जो मैं आपको इससे आगे की बात बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आपके 4.5 घंटे निकल जाते हैं और किसी को लकवा है, तो आज एक नई टेक्निक आ गई है जिसको कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। जैसे आपने सुना होगा हार्ट में हम स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को खोल देते हैं, यही सुविधा आज ब्रेन में भी अवेलेबल है। हमारे पास एकॉर्ड में GS330 नामक हमने एक न्यूरो की कैथ लैब ली है, जो इंडिया की दूसरे नंबर की कैथ लैब है, जहाँ पे इस तरह की मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करी जा सकती है। इसमें हम एक कैथेटर को डालते हैं जो ब्रेन में जाता है, ब्रेन की नस की ब्लॉकेज में जाता है, उसी पे एक स्टेंट लगा होता है, वो ब्लॉकेज को पार करके स्टेंट खुल जाता है और वो सारे के सारे क्लॉट को निकाल देता है बाहर। तो ये एक नई टेक्निक है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो 24 घंटे तक भी की जा सकती है। अगर मरीज थोड़ा लेट भी हो गया, 4-5 घंटे 6 घंटे निकल गए, 7-8 घंटे निकल गए, तब भी लकवा ठीक हो सकता है। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये वही समझ सकता है जिसके घर में किसी को लकवा हुआ है। अगर एक बार लकवा हो गया और कुछ दिन निकल गए और लकवा ठीक नहीं हुआ, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक कर पाना। अच्छा, हम बात करें तो न्यूरो से संबंधित और क्या बीमारियां लोगों में पनपती हैं और जिनकी वजह न्यूरो की प्रॉब्लम होती है? जैसे सिर में दर्द। सिर में दर्द एक बड़ी कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट न्यूरो की ओपीडी में हर 10 में से 3 मरीज सिर दर्द के होते हैं। सिर दर्द बहुत ही कॉमन हो गया, ऑलमोस्ट 100% लोगों को सिर में दर्द होता है। ये बीमारी फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स थोड़ी ज़्यादा होती है। जो 2 सबसे कॉमन कारण है सिर दर्द के, वो हैं माइग्रेन और टेंशन से सिर दर्द होना। बाकी बहुत वजह से सिर दर्द होता है, जैसे कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, कोई हेड इंजरी हो गई, सिर में चोट लग गई, या ट्यूमर हो गया, या ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ, किसी भी वजह से सिर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी बीमारियां न्यूरो में ही आती हैं। अगर हम एकॉर्ड में ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूरो से संबंधित क्या क्या ट्रीटमेंट एकॉर्ड हॉस्पिटल में आप दे रहे हैं? जी, एकॉर्ड हॉस्पिटल में हम 3 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट DM न्यूरो, जो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ न्यूरो की हर इमरजेंसी को डील करते हैं। लकवे के लिए स्पेशल हमने एक ICU बनाया हुआ है जिसको स्ट्रोक ICU बोलते हैं, जो खाली लकवे के मरीजों के लिए हमारा एक ICU है, जहाँ पे हर स्टाफ, हर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, हर आदमी लकवे से परिचित है। तो उसको पता है कि लकवे के मरीज में उसको दूसरे से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, उसको खुद को पता है क्योंकि लकवे में ही ट्रेंड है। तो अगर लकवे के ट्रेंड लोग अगर लकवे का इलाज करेंगे तो उसका इलाज और बेहतरीन होगा। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास न्यूरो की अलग से कैथ लैब है, जिसके अंदर हम ब्रेन की ब्लॉकेज, ब्रेन से क्लॉट निकालना, ब्रेन की फटी हुई नस का इलाज करना, उसमें स्टेंट डालना, कॉइलिंग करना, ये सारे काम हम न्यूरो की उसमें कैथ लैब में करते हैं। और हमारे पास एडवांस्ड न्यूरो
की यूनिट है जिसके अंदर हर तरह का न्यूरो की इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं बेड साइड भी हो जाती है, जैसे ईईजी, एनसीवी। ये हमें मरीज को कई बार मरीज शिफ्टेबल नहीं होता, आईसीयू में पेशेंट है लेकिन उसको ईईजी करनी है, तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं बेड साइड अवेलेबल है। ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ी संख्या में देखा जा रहा है आजकल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज के मरीज बहुत निकल रहा है। आखिर कैसे ब्रेन हेमरेज होता है और कैसे उससे रिकवर किया जा सकता है, अकॉर्ड में क्या इसकी ट्रीटमेंट है? जी, ब्रेन हेमरेज जैसे मैंने आपको बताया ना, लकवा 2 कारणों से होता है, या तो ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए। अगर 100 लकवे के मरीज हैं तो उसमें से करीबन 85 मरीज 85% लोग होते हैं जिनमें ब्लॉकेज होती है और 15% होते हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज हो जाती है। मतलब जो नस ब्रेन में ब्लड लेके जा रही थी वो फट गई। उसके रीजंस क्या होते हैं? जी, उसमें रीजंस मैंने जो आपको बताया, रीजन सारे वही हैं। सबसे मुख्य रीज़न है उसमें ब्लड प्रेशर का शूट करना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और पेशेंट स्मोकर है, हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें ब्रेन हेमरेज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेन हेमरेज अगर एक लेवल तक हो तो वो दवाइयों से भी काम चल जाता है, नहीं तो इमीडिएटली ऑपरेट भी करना पड़ जाता है। मैं चाहूँगा जो कि डॉक्टर न्यूरो के एमडी डीएम और डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब, दर्शकों को पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई है कि न्यूरो की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, उसका ट्रीटमेंट उनके द्वारा बताया है। मैं लास्ट में अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को क्या कुछ अवेयर रहने के लिए आप कहेंगे कि न्यूरो की प्रॉब्लम से लोग बच सकें? जी, मैं सबको, देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है नींद, सोना, है ना, स्ट्रेस फ्री रहना। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि देखो बीमारियाँ तो जब आनी ही आएंगी, आपके हाथ में आज बचाव है। प्रिवेंशन के लिए हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना है। हमें अपना सॉल्ट इनटेक, नमक के कंट्रोल रखना है। 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक हमें नॉर्मली हम एडवाइजेबल नहीं होता। शुगर्स, अगर हम डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी हमें शुगर्स का कंट्रोल रखना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद करनी है। फ्राइड चीज़ें, सैचुरेटेड फैट्स, ये सारी चीज़ें, घी वगैरह, ये सब बिल्कुल कम मात्रा में करना है। हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, लेग्यूम्स, जो फाइबर रिच डाइट होती है वो लेना है। वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है। जो एडिबल ऑयल्स होते हैं वो हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना नींद का ध्यान रखना है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें उतना ही काम करना है जितना हम कर सकते हैं, हमारा शरीर कर सकता है। हमें उसको टाइम पे, नींद बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना डेली रूटीन बनाएंगे, अपनी वॉक वगैरह करेंगे, आधे से पौना घंटा अपने शरीर को देंगे, उसमें ब्रिस्क वॉक वगैरह करेंगे, तो हम बहुत सारी न्यूरोलॉजी की बीमारी और बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियों से हम बच सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे फरीदाबाद के अकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि न्यूरोलॉजी के वो अपने विभाग के विशेषज्ञ हैं। मथुरा में भी वो ओपीडी की सेवाएं देते हैं और बेसिकली उनके द्वारा जो बहुत जो महत्वपूर्ण बातें जो उन लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित बताई हैं, जो लोगों की हेल्थ से संबंधित, कि लोगों में न्यूरो की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अनियमित दिनचर्या, नींद का प्रॉपर न लेना, का बैलेंस्ड डाइट का न लेना, स्ट्रेस अधिक लेना, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज जैसे फॉल्ट्स ब्रेन में होते हैं। अगर ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि नसों का फट जाना, अगर ब्रेन में कहीं नसें ब्लॉक हो रही हैं तो उसके लकवे की प्रॉब्लम्स हो जाना, कैसे इनसे बचा जा सकता है, यानी कि ब्रेन हेमरेज से कैसे बचें, लकवे की बीमारी से कैसे बचें और इनका ट्रीटमेंट क्या है, अकॉर्ड हॉस्पिटल में किस तरह की आधुनिक फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, ये सभी जानकारी आपको दी है। हमें उम्मीद है कि न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित गुप्ता साहब के जो एडवाइस से ज़रूर आप लोगों को लाभ मिलेगा। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने, कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली, आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध।